सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष नामदेव लाइव फ्रॉम जीए लाइब्रेरी। सो आज हम लोग जो लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हमारे गेस्ट रहेंगे संपदा सराफ, जिनको आप सभी ऑफ कोर्स मोस्टली आप सभी उनको जानते हैं, क्योंकि संपदा सराफ के बारे में क्विक हम आपको बता देते हैं। संपदा सराफ 2017 एमपीपीएससी की रैंक 1 रह चुकी है। सो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लेट हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 8:10 हो चुका है। तो बहुत जल्द हम लोग लाइव होंगे। संपदा सराफ मैम हमको ज्वाइन करने वाली है बहुत ही जल्द। सो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो स्टूडेंट मोटिवेट किस तरह है। सो हम लोग जी वेलकम संपदा मैम, वेलकम टू दिस लाइव सेशन, इंस्टाग्राम लाइव बातचीत। Thank you, Ashish. Thank you for joining me in. थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले आप जी लाइब्रेरी का इस लाइव सेशन का पार्ट बनने के लिए। सबसे पहले मैम मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ अपने बारे में बताएं। एक क्विक इंट्रोडक्शन हम लोग आपका चाहेंगे। Uh, Hello to everybody who has joined in for this live section. मेरा नाम संपदा सराफ है। मैं 2017 MPPSC में मेरी रैंक 1 आई थी। अभी एज अ डेप्यूटी कलेक्टर मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। और उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेरी रहती है मैम आपका एजुकेशन क्या था। मैंने एजुकेशन में इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। बैच 2016 में मैं पास आउट हुई हूँ। और मेरी पूरी अपब्रिंगिंग सब कुछ जबलपुर में रहा है। एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग माय स्टेट। दैट्स इट अजीत। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैम कई सारे क्वेश्चंस वैसे हमारे पास में हमारे स्टूडेंट्स के डाउट जिसमें, पर सबसे पहले हम हमारी व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही ओवरऑल डिप्टी कलेक्टर की, मतलब स्टूडेंट से डिप्टी कलेक्टर की आपकी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरह से आप बने। आशीष, सिविल सर्विसेज में आने का मैंने स्कूल से सोच के रखा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखते थे अपने आसपास जिसमें हमें आंसर्स मिलते थे बड़ों से कि ये जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हो, आपके पास ऐसी पावर रहती है कि आप लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हो, तब बहुत सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हो आप। तो इस सोच के साथ मैंने स्कूल में सोच लिया था कि मुझे 9th क्लास के अराउंड कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड इसलिए चुनी क्योंकि एक सिविल सर्विसेज एक लंबी जर्नी होती है और अनसर्टेन होती है। तो दैट इज वाई एक करियर बैकअप रखना, वो भी सिर्फ अगर जैसे मान लीजिए कॉमन अब हम बीए कर ले तो बस 1 साल एक्स्ट्रा लगा के आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ एक करियर बैकअप भी मिल जाता है। तो दैट इज वाई मैंने इंजीनियरिंग किया, बट एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। सो कॉलेज के 3rd ईयर से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फाइनल ईयर क्लियर करने के जस्ट बाद जैसे जून 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, और आई थिंक 30th मई के आसपास प्रीलिम्स का पेपर था एमबीपीएससी का। तो मैंने प्रीलिम्स दिया था अपने इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले, और उसके जस्ट 2-3 महीने बाद मेंस हो गया था। आई थिंक अराउंड अक्टूबर मेंस था 2016 का, और उसमें फिर मैं सिलेक्ट हो गई थी। और उसके जस्ट बाद लगे लगे ही 2017 का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई थी। ओके मैम। मैम एमपीपीएससी जब आपने स्टार्ट किया, कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया प्री, तो क्या आप रैंक ऐसे रैंक को लेकर आपको अप्रोच थी, या फिर आप सोच रहे थे कि जस्ट मुझे एक पोस्ट लेना है या फिर रैंक 1 ही आना है? तो क्या आपकी अप्रोच रही थी पूरी एग्जाम देने में और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के साथ? देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ, रिजल्ट क्या होगा ये बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है जो हम हमारे कंट्रोल में है। और मेरे कंट्रोल में उस टाइम बस ये था कि मैं जो भी एफर्ट्स डाल रही हूँ वो ऑनेस्टली डालूं और अपना 100% देने की कोशिश करूं। तो चाहे कोई भी स्टेज हो लाइफ के, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे, कोई भी चीज हो, मेरा यही फंडा रहता है कि मतलब मेरे हाथ में जो है मैं अपना उसमें 100% दूंगी। क्या होता है क्या नहीं होता है ये फिर ये मेरे हाथ में नहीं है। ये जो होना होगा, जो जैसा होगा वैसा होगा। सो रैंक 1 के हिसाब से तो नहीं पढ़ती थी मैं, बट जो मेरे डेली टारगेट्स थे, वीकली टारगेट्स थे, और मैं प्रिपेयर यूपीएससी के लिए कर रही थी। तो
यूपीएससी का जो मतलब कुछ वेबसाइट वगैरह रहती है, इनसाइट्स ऑन इंडिया वगैरह, मृणाल की है, तो उनको मैं फॉलो करती थी, उनका शेड्यूल फॉलो करती थी और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करती थी। एमपीपीएससी देने के ऑलमोस्ट 1 महीना पहले या 2 महीना पहले मैं एमपी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। जी मैम, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी करने के साथ में कई सारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गया या फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, तो अगर कोई स्टूडेंट है, मोस्टली हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस उन्हें आते हैं कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही तो उनका माइंड वहाँ डाइवर्ट होता है, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है वहाँ डाइवर्ट होता है। तो ये जो हम लोग हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कई सारे स्टूडेंट्स का, तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए और क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हुई थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब आप इस जर्नी में? अ, देखो, मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपका मोटिवेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे एमपीपीएससी देना है या मुझे डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, कुछ भी बनना है, तो मुझे क्यों बनना है? क्या मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता हूँ या चाहती हूँ? क्या मैं अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ? क्या मुझे उसमें मिलने वाली सुविधाएं या उससे जो पावर मिलता है, उसकी जो रुतबा होता है, मैं वो एंजॉय करना चाहती हूँ? तो एक एक बेसिक, बाकी सारी चीजें सब्सिडियरी हो सकते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स, बट एक कारण आपको भी पता है, आपके दिल में आपको पता होगा कि क्यों करना है आपको। उसको आप हमेशा अपने आप को रिमाइंड करते रहो, चाहो तो अपने टेबल के ऊपर लगा दो और ये समझो कि बाकी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आ रही हैं उसको एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर समझिए कि आज को अगर मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा पैकेज पे काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो कल को अगर मैं बन जाऊंगी तो मैं कितना बड़ा उनके सामने एग्जाम्पल सेट करूंगी। और किसी को आपको प्रूव नहीं करना है, ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके फ्रेंड्स को, ना सोसाइटी को। यू जस्ट हैव टू रिमेन ऑनेस्ट टू दैट इनहेरेंट मोटिवेशन कि उसको आप जस्टिफाई कर सको। मुझे मतलब मैंने कॉलेज के दौरान ही तैयारी की थी, तो मुझे ना ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं आई थी कि एक मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक बीच में गैप हो गया हो। मुझे उसके साथ साथ ही हो गया था, तो मतलब ये वाला लैग नहीं आया था। बट ये जरूर था कि मेरे साथ जितने फ्रेंड्स थे उन्हें सबने अच्छी कंपनीज ज्वाइन कर ली थी, दे हैड स्टार्टेड अर्निंग। वो एक एक साल का उनकी नौकरी हो चुकी थी जब मैं ज्वाइन किया मैंने। तो दैट वाज देयर, क्योंकि जैसे लोग दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, पुणे में जॉब कर रहे हैं, सैटरडे संडे उनके वीकेंड्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, फोटोज डालते हैं मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा लगता है कि ये भी ये यहाँ पे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये चीज आती है, लेकिन आप ये सोचिए आपके एफर्ट्स का रिटर्न कितना बड़ा होने वाला है। तो ये चीज है। मैम, बीइंग मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और साथ में जब हम बीइंग एन लाइब्रेरियन कई सारे स्टूडेंट से अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे मुझसे कनेक्टेड है, तो काफी सारे स्टूडेंट है। सबका एक बेसिक क्वेश्चन हमको यहाँ पे सामने आ रहा है कि सबको काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग काफी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि कई सारी मतलब लॉकडाउन में हम लोग प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, घर पे है, तो एक डीमोटिवेशन सा उनको आ रहा है कि क्या आगे होगा क्या ना होगा। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस डीमोटिवेशन लॉकडाउन के अंदर जो डीमोटिवेशन बढ़ रहा है तो हम लोग उसको कैसे ओवरकम करें? देखो, डिमोटिवेशन बढ़ना या स्टैग्नेंसी बढ़ना ये बहुत ही नेचुरल है इस पीरियड में। और क्योंकि आपका जो शेड्यूल था, सपोज आप इंदौर में रह के अगर तैयारी कर रहे थे, आप कोचिंग जाते थे, आप लाइब्रेरी में आपका शेड्यूल बना हुआ था, 3 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, बुक्स आपकी पूरी वहां थी। हो सकता है लॉकडाउन के दौरान आपको घर आना पड़ गया हो, आपकी पूरी बुक्स वहां छूट गई हो, आप कुछ ही लेके आ पाए हो, आपका शेड्यूल बिगड़ गया, आपकी कोचिंग नहीं है, आपकी टेस्ट सीरीज नहीं है। तो एक एक फ्लो टूटना, एक मोमेंटम टूटना बहुत ही आम बात है। लेकिन आप ये सोचिए, आज की डेट में पूरी दुनिया में जो क्राइसिस चल रही है उसके मुकाबले आपकी परेशानी क्या इतनी बड़ी है? आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं जो भी स्टूडेंट है ना। लोगों के जॉब नहीं है, लोगों की कंपनीज बंद हो गई हैं, उनके घर, उनके उनके घर खत्म हो गए, वो घर छोड़ के आग हो चुके हैं। अब उनको नहीं पता उन लोग अगले 3 महीने तक उनकी इनकम कहाँ से आएगी, राइट? तो या उनके कंपैरिजन में आपकी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ खुद को मोटिवेट करना है। दूसरी चीज, पूरी दुनिया का यही हाल है,
अगर आप दूसरों की परेशानी देखें, ये एक फैक्टर है। दूसरा, अभी पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी में आ गया है, तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। ये जो डिफिकल्टी है ये आपकी स्पेशल नहीं है। तो आप, जो जो इंसान एमपीपीएससी 2020-21 में टॉप करेगा, ये स्टैग्नेंसी उसके लिए भी है और ये स्टैग्नेंसी आपके लिए भी है। तो आप भी वो बन सकते हैं। यू जस्ट हैव टू ओवरकम इट। वो, उसके लिए आपको, आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी कोई हॉबी है, अभी आप घर में हो सकता है अकेले हो या फ्लो टूट गया हो, बट जो आपको जेन्युइनली हैप्पीनेस देती है, सपोज आपको लिखना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, दिन में आप आधा घंटा उसको दे दीजिए, ताकि आपको वो पॉजिटिविटी दे। राइट। दूसरा, आप राइट। रोज 5 ऐसे पॉजिटिव थॉट अपने आप को रोज सुबह उठ के बोलिए कि ऐसी कौन सी चीजें जिनके कारण यू आर थैंकफुल। ठीक है, आज आपके घर पे छत है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको खाने को मिल रहा है, दैट इज सफिशिएंट। मतलब वो थैंकफुल होने के लिए रीजन इनफ है। राइट। तो अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरिए और साथ में पढ़ाई करते जाइए। आपको लग रहा है आपको 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए पढ़ाई से, आप ले लीजिए, सिर्फ अपने दिमाग में पॉजिटिविटी डालने के लिए। ऑलराइट। और रही बात एग्जाम होने ना होने की, तो एग्जाम होगा। यूपीएससी भी शिफ्ट हुआ है, जो जून में होता था 3 जून को, वो अक्टूबर में। राइट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने तो यूपीएससी शिफ्ट हो गया। ऐसा एग्जाम जो आज तक अपनी डेट इधर से उधर नहीं करता है। तो फिर एमबीबीएससी भी उसी ट्यून में, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, हो जाएगा। ऑलराइट। सो जो मैं अगेन, जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें मत सोचिए, अभी हमारे हाथ में है पॉजिटिव विचारों के साथ अपनी तैयारी धीमे धीमे करते रहना, बस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आंसर लगा आपको। इवन बहुत कुछ जानने को मिल रहा है हमें और हमारी पूरी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मैम, एक लाइव क्वेश्चन, जो भी लाइव सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हो, मतलब हर एक वो गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब छोटे से छोटा सरकारी कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े ऑफिसर तक, काफी सारी क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करना पड़ रहा है और किस तरह से आप उनके साथ में कॉप अप कर रहे हो, कैसे उनको फेस करके उनके सॉल्यूशंस की तरफ आप लोग जा रहे हो? देखिए, जब ये आउटब्रेक हुआ था और लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में हम बताएं कि ये कोई ऐसा स्वाइन फ्लू या इस टाइप का मॉडरेट वाला पैंडेमिक, मतलब एपिडेमिक नहीं है, ये एक पैंडेमिक है। और जब बड़े बड़े देश, क्योंकि हम लोग जनरली रूरल एरियाज में, जैसे मेरा टोटली रूरल एरिया है जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ मतलब इटली का सिचुएशन समझना या फिर यूएस का समझना या यूके का समझना लोगों को मुश्किल हो सकती है कि वहां पे इस पैंडेमिक ने क्या त्रासदी मचाई है। तो सबसे पहला तो ये था कि लोगों को अवेयर करें कि क्यों ये लॉकडाउन कर रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, हमारे हमारे छोटे ठेले हैं, हमारी छोटी दुकानें हैं, पंचर की दुकान है, ये क्यों बंद कर दी जा रही है? क्योंकि उनकी डेली डेली अर्निंग होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल है ऐसा कि वो अपनी मतलब आमदनी ही बंद कर दें। सबसे पहला चैलेंज ये था अवेयर करना। दूसरा था लॉकडाउन इम्पोज करवाना। तीसरा था हमारे लिए, जब लोगों की आमदनी ही बंद हो गई है तो उनके लिए राशन उपलब्ध कराना। उनको मतलब डेली राशन की शॉप्स पे इतनी लंबी लाइन लगती थी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं, मास्क क्या होता है, उसको क्यों पहनना है, और मास्क की जगह जनरली लोग गमछा बांध लेते हैं, और वो भी ऐसा जैसा मतलब इट डजंट कवर देयर फेस एंड नोज। तो उस बारे में थोड़ा सा सतर्क करना। राशन उपलब्ध करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था और अभी भी है इनफैक्ट। राइट। चौथा फिर जैसे कोटा से बच्चे लेकर के आए थे हर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, तो उन बच्चों को साइकोलॉजिकली भी और मतलब पैंडेमिक के हिसाब से भी उनको उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको अपने घरों तक पहुंचाना। कितनी ही बसेस गई थी कोटा तक लाने के लिए। राइट। तो ये सारे रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ मजदूरों का इन्फ्लक्स, बहुत ही भारी संख्या में। तो उसका मतलब जिले से एक टीम हमारी, जैसे मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हमारी एक टीम रीवा में बैठी थी, जो रीवा से आने वाली बसेस को कोऑर्डिनेट करती थी। दिन रात पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जाग जाग के बसेस को, उनकी स्क्रीनिंग, फिर उनकी लिस्ट बनाना, उनको होम क्वारंटाइन कराना, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, क्वारंटाइन सेंटर्स, फिर फैसिलिटीज, बहुत सारा काम किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कहूंगी, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, एवरीबडी हैज वर्क डे एंड नाइट
और अभी भी कर रहे हैं. So it has been a very challenging yet satisfying experience from the point of view of working with the team. थैंक यू सो मच मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए. मैं और पूरी जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रही है, हम सभी की ओर से आपको थैंक यू सो मच कि आप लोग दिन रात हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं. तो काफी थैंक यू. अच्छा लगता है जब हमारे मेरे लिए पर्सनली जो बड़ा चैलेंज रहा है, मैं इतने दिनों तक कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही हूँ. तो मतलब क्योंकि मेरा कॉलेज वगैरह सब घर से ही हुआ है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतने दिनों तक दूर रही हूँ. थैंक यू सो मच मैम. मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक यूथ का एक बड़ा पार्ट जो एमपीपीएससी या अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनको देने अटेम्प्ट के लिए उनके लिए बैठे हुए, तो काफी कम अटेम्प्ट उनके रह गए कि बहुत सारे होते कि 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में उनका एग्जाम नहीं निकल रहा और अब वो एकदम क्लोज पे खड़े कि अगर अटेम्प्ट नहीं निकला तो शायद एज ही ऊपर हो जाए. तो वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं. तो इन ऐसे लोग जो अपने अटेम्प्ट्स काफी कम रह गए, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी इस कैटेगरी के पूरे एस्पिरेंट्स को? देखो, अटेम्प्ट सैचुरेट होने के दो तरीके होते हैं. एक तो एक्चुअल में अटेम्प्ट सैचुरेट हो जाए, जो एमपीपीएससी में नहीं होता है. एमपी में तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, यूपीएससी की बात डिफरेंट है. दूसरा होता है साइकोलॉजिकल. मतलब अगर कोई मतलब 6-7 बार दे चुका है तो साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं कि अब क्या दें, कैसे दें. ठीक है. तो ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लगता है आप एमपीपीएससी ही करना है तो उस पर फोकस रहे. लेकिन अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब आपको सेटिस्फेक्शन देगी, तो आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स पे भी आप एफर्ट डाल सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी तैयारी सिविल सर्विसेज लेवल की है तो बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स का आप जीएस पोर्शन बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं. तो आप दूसरे जॉब्स पे भी ध्यान लगा सकते हैं. अगर एक बार उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर एज अ बैकअप मतलब साइड में आप पैरेलल में सिविल्स की भी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा ये है कि फिर आप ये देखिए गलत कहाँ हो रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है हम सब कुछ सही करते हैं पर हमें नहीं पता होता है क्यों गलती हो रही है. तो उस चीज में आप बस ये रखिए कि मेरा एफर्ट 100% हो. अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ और होगा. एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, आप और मैं पर्सनली भी मानती हूँ और सबको मानना चाहिए, सक्सेस जो है वो किसी की प्रोफेशनल लाइफ से या किसी के मटेरियल अचीवमेंट से नहीं होती है. सक्सेस है अगर आप हैप्पी, राइट, वो एक्चुअल सक्सेस है. तो किसी भी सिचुएशन में अगर अगर एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं है, तो भी अगर आप खुश हैं और किसी दूसरी तरीके से खुश हो सकते हैं तो यू आर सक्सेसफुल. ठीक है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी जॉब में आ गए हैं, अच्छा सर्व कर रहे हैं, अच्छी फैमिली है, बट हैप्पी नहीं है. तो क्या आप एग्जाम क्लियर करने को आप सक्सेस मानेंगे? तो मेरा जवाब नहीं होगा. राइट. सो फोकस ऑन बीइंग हैप्पी, और जिस भी तरह से आपको मिलती हो उस पर रहिए. राइट. मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग ऑडियंस के अगर कुछ भी हमारे व्यूवर्स के जो क्वेश्चन है हम लोग उनको लेंगे. सो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी लॉकडाउन है, कोचिंग लाइब्रेरी सारी बंद है, तो हम लोग क्या कई लोगों के पास में नोट्स नहीं है, तो डिजिटली हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारी एग्जाम के लिए? तो डिजिटली पढ़ने के लिए क्या आप अपनी तरफ से कोई टिप्स हमें देना चाहेंगे ताकि हमारी ऑडियंस डिजिटली भी अपने आप को ग्रो कर सके और अपने आप की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए? देखो, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर फॉलो करना नहीं छोड़ना है. चाहे न्यूज़पेपर घर पे आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ो आप, और उसके नोट्स बनाते रहना है. उससे आपको ये लगेगा मेरी तैयारी चलती जा रही है, टूटी नहीं है, अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे. दूसरा, सब्जेक्ट जो है बुक्स आपके पास तो होंगी, नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो. लगभग सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है. एनसीईआरटी अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत अवेलेबल है ना. तो बुक्स आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो. करंट अफेयर्स, जैसे मैं विजन आईएएस वगैरह के सजेस्ट करती हूँ, तो विजन आईएएस के करंट अफेयर्स आप उसके पोर्टल से डाउनलोड कर लो. तो करंट अफेयर्स की तैयारी अपनी साथ में चलती रहे. एक सब्जेक्ट आप कंटिन्यूस पढ़ते रहो. और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और टेलीग्राम चैनल्स हैं. टेलीग्राम मैंने आज तक फॉलो नहीं किया है, शायद मेरे टाइम पे इतना फेमस भी नहीं था, तो इसलिए मैं उससे ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ.
पर मैंने सुना है कि वो बहुत यूजफुल होता है, उसमें काफी सारे नोट्स वगैरह शेयर होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी बोलते हैं मैम आप अपना एक टेलीग्राम चैनल बना लीजिए, तो मैं अभी तक उससे फेमिलियर नहीं हो पाई कि क्या है, मैंने आज तक डाउनलोड भी नहीं किया है, राइट। सो टेलीग्राम बट यूजफुल है, तो उसमें ऐसे लोगों से जुड़े रहो, ऐसे ग्रुप से जो कि नोट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी बस अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने पे फोकस करो, राइट। जी राइट मैम। अब हम चाहते हैं अगर हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग उन पे कुछ बात करना चाहेंगे। तो व्यूवर्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप मैम से पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ पहले भी क्वेश्चन आए। हाँ, काफी सारे क्वेश्चंस आए, हम लोग उनको देख लेते हैं, और अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज आस्क। मैम सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आया है, मैम हाउ डू यू कीप योर सेल्फ चेयरफुल एंड हैप्पी एंड ऑल दी स्टडी एंड टारगेट स्टेट्स। आप अपने आप को खुश और चेयरफुल कैसे रखते हैं, और स्टडी को कैसे आप टारगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। खुश रखने के लिए आप अपना पॉजिटिविटी का सोर्स ढूंढो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पॉजिटिव रखने में मदद करती है। मेरे लिए कुछ चीजें हैं, जैसे मेरी मम्मी से बात करना, थोड़ा पेंट करना, कभी कभी डांस करना, गाने सुनना, गाने गाना। तो ये चीजें, कोई भी चीज जो आपको जरा सी भी कुछ पॉजिटिविटी देती है उसको रोज करो, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। और मेरा शेड्यूल इस टाइप से रहता था, सुबह मैं उठती थी अप्रोक्सीमेटली, मतलब आई एम अ लेट स्लीपर एंड अ लेट राइजर। तो मैं लगभग जैसे रात के 2-3 बजे तक पढ़ लेती थी, और सुबह मैं 10 बजे उठती थी। 10 बजे उठने के बाद एक घंटा या 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू। उसके बाद फिर फ्रेश और मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर मैं अपना एक सब्जेक्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट करती थी, कोई भी सब्जेक्ट आपका डेली का, वो सब्जेक्ट मैं पढ़ती थी मतलब 2-3 बजे तक। उसके बाद लंच लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, देन 5 बजे के आसपास फिर मैं जैसे ऑनलाइन कुछ चीजें देख ली, या कोई टेस्ट सीरीज अगर मैंने ज्वाइन की हुई है, प्रीलिम्स विजन आईएएस वगैरह की या इनसाइट्स की, मैं टेस्ट देती थी, और 5 से 7 हो जाता था उसमें लगभग समय। फिर उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैं 8 बजे से लेकर सपोज 10 बजे तक एक सेशन पढ़ती थी, आधा घंटे का ब्रेक के बाद फिर 11 बजे से 2 बजे तक दूसरा मतलब थर्ड सेशन। टारगेट का ऐसा है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाइए। आपका दोस्त अगर दिन में 200 पन्ने पढ़ रहा है, और जो कि सच नहीं होगा, हो सकता है ना, तो उसके अनुसार अपना टारगेट नहीं बनाना है, आपको अपना खुद की कैपेसिटी के अनुसार बनाइए। आप 10 पेज शुरू कर रहे हैं, आप 10 से शुरू करिए, आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यू विल रीच अप टू 100 पेजेस पर डे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना, और अपनी उसको डिवाइड कर लीजिए अपने दिन को, कि इतना समय करंट अफेयर्स को देंगे, इतना समय सब्जेक्ट को देंगे, इतना समय टेस्ट सीरीज को देंगे, इतना समय रिवीजन को देंगे। तो इस तरह से आप डिवाइड करके अपना करिए। और अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सोच लीजिए कि पॉलिटी 15 दिन में खत्म करना है, 1 महीने में खत्म करना है, और उसके अनुसार चैप्टर्स को डिवाइड करना है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। आई हैव माई लिटिल दिस थिंग, मेरा छोटा सा मेरा एक टाइम टेबल था जो मैंने बनाया हुआ था। जस्ट सी, पॉलिटी 9 to 16 जनवरी करना है, सोर्स इज लक्ष्मीकांत, विजन के जून जुलाई अगस्त की करना है इसके समय में, ऑप्शनल के 20 लेक्चर खत्म करने हैं, न्यूज़पेपर और नोट, ठीक है। इसमें फिर मैंने डिवाइड कर दिया था कि इस दिन क्या करना है, लक्ष्मीकांत के इतने चैप्टर्स करने हैं, ऑप्शनल के इतना करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑलराइट। तो इस तरह से मेरा टाइम टेबल होता है, मेरा शेड्यूल बनता है, और जैसे जैसे आप खत्म करते जाएं, आप उसको स्ट्राइक ऑफ करते जाएं अपने टारगेट से, ऑलराइट। मैम एक क्वेश्चन और यहाँ पे हमारी ऑडियंस ने पूछा है कि जो एक हाउसवाइफ है और मदर है एक 3 year old बेबी की, तो वो पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, कंचन नाम है उनका,
उनका पूछना है कि 6 to 7 आवर्स की एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए उनको फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? मतलब बीइंग एन हाउस वाइफ और एक मदर होने के साथ साथ वो किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? अगर मदर है या आप वर्किंग है, तो आप ऐसा टाइम स्लॉट, आपको भी पता होगा, जब आप थोड़े फ्री होते हैं, सुबह जब बच्चे सो रहे हैं या रात को जब बच्चे सो चुके हैं या बीच में अगर स्कूल वगैरह गए हैं, तो ऐसे एक एक घंटा निकाल के अगर आप 4 घंटे भी निकाल पा रहे हैं किसी तरह, तो 3 से 4 घंटे भी अगर आप रोज निकाल रहे हैं तो हो जाएगा। चाहे वर्किंग हो चाहे अगर हाउसवाइफ हो, तो आई थिंक 3 से 4 तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो यूपीएससी एस्पिरेंट ने पूछा है, हाउ टू कीप टॉपिक्स इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमारी ऑडियंस के द्वारा, तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? रिविजन इज द की। जब आप एक बुक को या अपने नोट्स को 10 बार पढ़ होंगे ना, आपको खुद पता होगा कौन सी बात कौन से पेज पे लिखी हुई है। तब ऐसे इमेज जाते हैं दिमाग में जब आपको बार बार देखते रहते हो, और वही मेमोरी आपकी जो है फोटोग्राफिक मेमोरी, वो आपकी एग्जाम हॉल में काम आती है। आपको याद आ जाता है, अच्छा मेरे उस पेज पे ऐसा वाला डायग्राम बना है इस टॉपिक के साथ, वो डायग्राम आप बना देते हो। तो रिवीजन आपको करते रहना है। जी मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा उसी के साथ में, कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था व्यूवर्स के थ्रू कि हम लोग जॉब और प्रिपरेशन को साथ में कंटिन्यू कैसे करें। कि कई सारे अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे पीपल जो है जॉब फैमिली सिचुएशन के थ्रू या फिर किसी न किसी सिचुएशन के थ्रू उनको जॉब करने की जरूरत पड़ जाती है और साथ में चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाए। तो वो कहाँ पे किस तरह से टाइम निकाल के पढ़ाई करें और किस अप्रोच के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करें? देखो, कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जिनके पास कम समय है। पहले अपने सोर्सेज एकदम कम करो। आपको पता होना चाहिए सिर्फ इतना पढ़ना है। फिर आपको मतलब फोकस रखना चाहिए, मेंस करना है कि प्रीलिम्स करना है, क्या किस चीज पे करना है। तीसरा, आपको ये जैसा लगता है 3 से 4 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी निकालो। अगर आप जैसे सुरभि गौतम का आप इंटरव्यू पढ़िए, वो पिछले बैच की आईएएस ऑफिसर है, एमपी की ही है, एंड शी वाज वर्किंग एज एन आईएएस ऑफिसर, और उनका जॉब ऐसा था कि वो कंटिन्यूस ट्रैवल करती रहती थी। वो ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने पीडीएफ्स हैं, कुछ वीडियोस है, कुछ है, कॉन्स्टेंटली पढ़ती रहती थी। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जो वर्किंग होते हुए, कई लोग डीएसपी की ट्रेनिंग के दौरान दोबारा सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, एमपीपीएससी में डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, और डीएसपी की ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। तो जब ये लोग इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद इतनी हार्ड के बारे में बात कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की भी आप वीडियोस देखिए, हमने कैसे किया वर्किंग के साथ साथ, राइट। तो लेकिन अपने लिए आपको 3 से 4 घंटे किस तरह निकालने हैं, और आपको पता होना चाहिए मुझे दिन में इतना करना ही है। चाहे आप उसको अपनी गाड़ी में बैठ के करें, चाहे ऑफिस में बैठ के करें, चाहे कहीं भी बैठ के करें, राइट। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी सारी चीजें आज हम सभी को जानने में मिली संपदा सराफ मैम के थ्रू। आशीष, बहुत सारे क्वेश्चन और भी पहले छूट गए हैं, एक बार स्क्रॉल अप कर लो। श्योर मैम। मैम यहाँ पे मैम आदित्य यादव जी का एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन एमपीपीएससी। कोई फर्क नहीं होता है ना। मैं आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो ओके, वीडियो डिसेबल। देयर इज नो डिफरेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में बस ये रहता है, एनर्जी हाई रहती है, और जो बस एक बिगिनर्स लक भी लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं, पर बस एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। क्योंकि आप पहली बार दे रहे होते हो, एक मतलब आपको एक्साइटमेंट रहती है कि देखते हैं कैसा होता है एग्जाम, तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली देते हो। अगर आप 2-3 बार दे चुके होते हो और क्लियर नहीं होता है, तो एक डर बस बैठ जाता है मन में कि क्या ये ऐसी चीज है जो मुझसे नहीं निकल सकती है। तो वो बस आपको पॉजिटिविटी रखनी है कि निकल सकता है, किस कारण से निकल रहा है। मैं जैसे अपना बताऊं, लोग पूछते हैं मैम आपने डीएसपी बनने के बाद डीसी मतलब 2016 के बाद 17 में ऐसा क्या अनोखा कर दिया रैंक
1 आ गए। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने जैसे 2016 के पेपर लिखे थे सेम वैसे 17 के लिखे हैं। और 17 का मेंस तब हुआ था जब 16 का मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने क्या अलग कर दिया है। ठीक है, वो तो उस समय एग्जाम हॉल में आप क्या लिख रहे हो, एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है, ठीक है। हो सकता है जिस दिन आपकी कॉपी चेक हो रही हो उस दिन आपका अच्छा दिन हुआ हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए हो। राइट, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको पता है कि गलत कर रहे हैं आप, आपका पेपर छूट रहा है, उन एस्पेक्ट पे आप काम कर सकते हो। बट अगर आपका नॉलेज अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, सब अच्छा है, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो चीज आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में। मैम नाज अली और शुभांगी नामदेव की तरफ से क्वेश्चन आया है, दोनों का क्वेश्चन लगभग सेम है। क्वेश्चन है मेंस स्ट्रेटजी या आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहती है व्यूअर्स की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से होना चाहिए और मेंस में किस तरह से उसको फॉलो की जाए। मैंने आंसर राइटिंग में अभी रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया है, वो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर है। राइट, तो उसको आप एक बार देख लो फिर से। पुराना भी एक वीडियो है और एक नया मैंने अभी बनाया है ऑलमोस्ट 15 दिन पहले। ठीक है, एक बार आप उसको रेफर कर लो। श्योर मैम, ये जो वीडियो है आंसर राइटिंग का, ये हम लोग हमारे जीए लाइब्रेरी के पेज पे भी आपको मिल जाएगा बायो में बहुत जल्द। मैम निशी का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ करंट अफेयर्स इज नेसेसरी फॉर एमपीपीएससी। हाउ मेनी करंट अफेयर्स आपको पिछले 1 साल का माना जाता है। तो मान लो अगर अगले साल मान लो फरवरी वगैरह में एग्जाम होगा तो आपको 2020 फोकस करना पड़ेगा, फेब 20 टू फेब 21, मतलब जैन 21। राइट, मैम कंचन जी का पहले भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। इनका एक क्वेश्चन और आया है कि मैम टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करना चाहिए। टेस्ट सीरीज अगर प्रीलिम्स की बोलूं तो प्रीलिम्स तो आप साथ साथ में कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन के साथ साथ। मतलब एक टॉपिक पढ़ा, वीकेंड पे उसका टेस्ट दे दिया। मेंस की तब शुरू करो जब किसी सब्जेक्ट, जैसे अगर पॉलिटी खत्म हो गया आपका पढ़ के, तो फिर उसका मेंस की टेस्ट आप कर लो। ठीक है, और टेस्ट सीरीज दूसरों से ज्यादा जरूरी है खुद के एनालिसिस के लिए कि क्या मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, क्या मैं जो आंसर लिख रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ आंसर से। अपने किसी फ्रेंड को दिखा दो। अगर आपको प्रॉपर कोचिंग वगैरह नहीं भी मिल पा रही है, आप आपस में ग्रुप बना के टेलीग्राम वगैरह या जैसा भी है उसमें आप कर सकते हो, है ना, पीयर रिव्यू से। जी मैम, मैम एक क्वेश्चन आया हेमेंद्र चौहान की तरफ से कि व्हाट इज बेटर फॉर स्टूडेंट, मेडिटेशन और मोटिवेशन। जिसको जो अच्छा लगे, है ना। अगर मेडिटेशन से आपको कामनेस मिल रही है, पीस मिल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, मेडिटेट करिए। आप पीसफुल रहेंगे तो मोटिवेटेड भी अपने आप रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे। तो जो आपको अच्छा लगे। मैम श्याम मीना का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी कितनी हेल्पफुल है एमपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए। एनसीईआरटी जी, एनसीईआरटी का क्या कितनी हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लिए हमारी। एनसीईआरटी इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक एक फ्लो बनाती है। राइट, सो एनसीईआरटी को एज अ बेसिक स्टार्टिंग आपको पढ़नी चाहिए। 6th 7th 8th की जो है ये तो सिर्फ आपको बिना नोट बनाए एक कहानी के रूप में पढ़ लेनी चाहिए। पीडीएफ से, मतलब पीडीएफ से भी पढ़ लो तो कोई परेशानी नहीं है। उसको एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको मदद करती है। ऑलराइट, तो इट इज इम्पोर्टेंट, शुडंट बी ओवरलुक्ड। और मैंने जैसे कुछ एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है 11th की 10th की, तो ये इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने अपने बुक एंड रिसोर्सेज वाले वीडियोस में हमेशा बोला है। राइट, मैम जी मैम हर्षल हर्षल सर, हर्षल is here. Yeah, I saw him. What motivated you? व्हाट मोटिवेटेड यू, हर्षल सर का क्वेश्चन है। What motivated me? I told you ना, स्कूल टाइम I used to see there are a lot of issues, और मेरी मदर मुझे कहती थी कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। तो उसके कारण मुझे आया कि ऐसी ऐसी जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं जिनको एक अच्छा मैनेजर चाहिए,
तो मैं वो अच्छा मैनेजर बनना चाहती हूँ, अभी भी बनना चाहती हूँ, राइट। सो वो एक अच्छा मैनेजर बनना मेरा मोटिवेशन है। मैम एक क्वेश्चन वो यहाँ पे आया है दिव्या पाठक का कि मेंस हिंदी में लिखना चाहिए या फिर इंग्लिश में, एमबीपीएससी या यूपीएससी में, मतलब प्रिपरेशन करती है देखो मैंने हमेशा कहा है, जिस भी भाषा में आपका माइंड और लैंग्वेज सिंक्रोनाइज हो, आप जो सोच रहे हो उसको उसी तरह से अगर आप पेपर से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अब नए वाले पैटर्न में आपका वर्ड लिमिट बहुत कम हो गई, तो स्पीड अब मैटर नहीं करती है। आप अपने आप को जज करने के लिए एक मेंस का पुराना क्वेश्चन उठाइए और उसको दोनों भाषाओं में अटेम्प्ट कीजिए। एक 6 मार्क का आंसर, एक 15 मार्क का आंसर। एक ही क्वेश्चन 2 भाषाओं में अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो वो वाला मीडियम चुन लीजिए। मैम एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, यहाँ पे पूछा है चंदन त्रिपाठी ने। उन्होंने कहा है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना नेसेसरी है प्री के लिए? प्री के लिए क्या प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना नेसेसरी है? देखो नेसेसरी तो एज वो पर्सनल रहता है। अगर आपको लगता है आपको टेस्ट सीरीज अटेंड करके कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी वैसे भी अच्छी है, बिना उसके भी आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आप दे लीजिए। मैम एक लाइव एंड करने से पहले हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो इस वक्त जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहेंगे कि हम सभी को अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक की इंडिविजुअल अपनी कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए आप उन्हें क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि वो आगे उन सभी प्रॉब्लम्स से हट के अपनी प्रिपरेशन के लिए स्टिक रहे? तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देखो मैंने यही कहा है कि आपको अपना लाइफ का समरी नहीं बनाना है कि आपकी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम या उस तैयारी के अराउंड घूमती रहे। योर हैप्पीनेस, योर लाइफ इज मच बियॉन्ड एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो हमें अपने पर्सनल वेलबींग को, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को स्टेज पे लगा के कुछ नहीं करना है। आपकी जो तैयारी है वो साथ साथ में आपकी खुशी के, आपकी पॉजिटिविटी के साथ चलनी चाहिए। तो दिन भर अपने आप को बुक्स में लगाए रखने के अलावा आधा घंटा खुद के लिए निकालिए, जिसको आप एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम मत समझिए, उसको आप एज अ मोटिवेशन फॉर ग्रोथ समझिए, एज अ सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन समझिए। आधा घंटा अपने आप को दीजिए, जो चीज आपको खुशी देती है उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने कुछ अच्छे दोस्तों से बात कीजिए, कोई बुक अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे मैं हमेशा कॉन्स्टेंट एक बुक कंटिन्यूएशन में पढ़ती रहूं। अभी ये बुक मैंने पढ़ी नहीं थी, अब्दुल कलाम जी की इग्नाइटेड माइंड, है ना। मैंने इनकी विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है, इंडिया 2020 पढ़ी है, ये बुक नहीं पढ़ी थी। तो अगर मैं 2-3 दिन से एक बार इसके 5-10 पेज पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे पसंद है मैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। अपनी जॉब के कारण या अपनी पढ़ाई के कारण मैंने अपने शौक को त्याग नहीं दिया है, राइट। सो दैट इज वाई इन्वेस्ट योर टाइम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज इन समथिंग दैट गिव्स यू पॉजिटिविटी, राइट, स्पेशली इन दिस डिफिकल्ट टाइम, राइट। मैम एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया है कि मेंस किस लैंग्वेज में, जिसका आंसर शायद आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि इंग्लिश या हिंदी मीडियम में मेंस किस लैंग्वेज में दें। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है नरेंद्र राजपूत का कि 3 मार्कर के लिए क्या करना चाहिए एमपीपीएससी स्टूडेंट्स को? ये मेरे आंसर राइटिंग वाले एक बार वीडियो देख लो आप लोग, है ना। 3 मार्कर पुराने पैटर्न से भी नए पैटर्न से भी दोनों डील किया है मैंने। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ में लाइव आने के लिए और साथ ही व्यूअर्स को एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए। बहुत हेल्पफुल रहेगा ये लाइव सेशन हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू आशीष फॉर कॉलिंग मी अप। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि फेसबुक लाइव करना है, बट खुद से टाइम ऐसा मैनेज नहीं हो पा रहा था, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन एंड आई होप मैंने जितना भी ज्ञान दिया हो वो ज्ञान स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा हो। ऑलराइट,
Thank you very much to everybody who has watched this lesson. Thank you to GA Library for calling me here. Right? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. Okay. Thanks. Bye. So thank you everybody. This was our live session with संपदा सराफ और बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके. अगर ये वीडियो आपको बहुत ही जल्द यूट्यूब पे भी मिलेगा, ताकि अगर कुछ लोग आपके फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसी ऑडियंस जो रह गई इस लाइव से वंचित, तो वो भी वहां पे उन्हें देख सके. बहुत अच्छा लगा संपदा मैम से बात करके. थैंक यू ऑल, पूरी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच.